पाठ एक। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। समूह में रहने के लिए संवाद यानी आपसी बातचीत जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जीवन के साथ ही ईश्वर ने इसके लिए उसे अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं। देखिए, जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे का रोना, अंडे से बाहर आते ही चिड़िया के बच्चे का ची ची करना, संसार के साथ पहला संवाद अर्थात पहली बातचीत है जो कि उनके जीवित होने की सूचना देता है। इस तरह सूचनाओं के आदान प्रदान, संवाद, बातचीत मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने, उन्हें समझने तथा समझाने के जितने भी साधन हैं, भाषा कहलाते हैं। आपसी बातचीत, संवाद यानी विचारों का आदान प्रदान तीन प्रकार से होता है। क संकेत द्वारा, रेफरी सीटी के संकेत से खेल को रोकने या शुरू करने, गार्ड झंडी से गाड़ी को चलने, एम्बुलेंस सायरन और अपनी बत्ती से रास्ता देने के लिए कहते हैं। ख मुख से बोलकर, रेडियो पर समाचार, लाउड स्पीकर पर भाषण और मोबाइल फोन पर बोलकर बातों को समझाया जा रहा है और लोगों द्वारा उन्हें सुनकर समझा जा रहा है। ग लिखकर, समाचार पत्रों, पुस्तकों और विज्ञापनों आदि में लिखकर बातों को समझाया जाता है और लोग उन्हें पढ़कर समझते हैं। इस तरह बातों, विचारों या भावों को समझाने तथा समझने के जितने भी साधन हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, आपने देखा कि संकेत द्वारा बोलकर और लिखकर तीन माध्यमों से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस आधार पर भाषा के तीन रूप होते हैं। क सांकेतिक भाषा, ख मौखिक भाषा, ग लिखित भाषा। विशेष, इनमें से सांकेतिक भाषा का सामान्यतः अध्ययन नहीं किया जाता है, इसलिए भाषा के दो ही रूप माने जाते हैं। अतः हम यहाँ भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का ही अध्ययन करेंगे। संसार की प्रत्येक भाषा के दो पक्ष होते हैं। एक, बात को दूसरों तक पहुंचाना। दो, बातों को ग्रहण करके उन्हें समझना। क मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर उसको समझना। इस तरह बोलना मौखिक भाषा का पहला पक्ष और सुनना इसका दूसरा पक्ष है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, जिसका हम समाज में रहते हुए स्वाभाविक रूप से सदैव प्रयोग करते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ख लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ है लिखकर अपनी बात कहना और पढ़कर उसे समझना। इस तरह लिखना लिखित भाषा का पहला पक्ष और पढ़ना इसका दूसरा पक्ष है। लिखित भाषा को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद आता है। बोली, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। 5-10 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है, परंतु उसके सामान्य रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियां हैं। बोलियों के रूप में
क्योंकि स्थान के आधार पर परिवर्तन होता रहता है, अतः स्थायित्व न होने के कारण इनमें साहित्य की रचना नहीं होती। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य रचना हुई थी, इसलिए इन्हें भाषा की मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान में खड़ी बोली में ही मुख्य रूप से साहित्य की रचना बड़ी मात्रा में हो रही है। इसे ही हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है। लिपि भाषा के अक्षरों, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषाओं के अलग-अलग क्षेत्रों, देशों में विकसित होने के कारण विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग-अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपि एक समान होती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भारत में प्रचलित कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि, लिपि रूप, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, तमिल, मलयालम, शलाका, पंजाबी, गुरुमुखी, गुजराती, प्रवाही देवनागरी। मातृभाषा जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। एक हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी और पंजाबी परिवार के बच्चे की मातृभाषा पंजाबी ही होगी। राजभाषा जो भाषा राज्य या देश के सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन प्रशासन तथा जनता के बीच संपर्क के काम आती हो, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। व्याकरण जिस प्रकार से कानूनों, नियमों की लिखित पुस्तक को संविधान कहते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक भाषा के नियमों की लिखित पुस्तक अथवा व्यवस्था को भाषा का व्याकरण कहते हैं। जरा ये बातचीत पढ़िए। आओ चाय खाते हैं। यहाँ का चाय अच्छा नहीं है, बल्कि रसगुल्ला बहुत अच्छी है। इन लोगों की बातचीत से लगता है कि इन्हें हिंदी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा बोले गए वाक्य अशुद्ध हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। व्याकरण भाषा के नियमों का वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। सभी भाषाओं का अपना अलग व्याकरण होता है। व्याकरण के अंग हम अपनी बात में अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। इस प्रकार व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं। 1. वर्ण विचार।
इसमें वर्णों के मौखिक व लिखित रूपों का अध्ययन किया जाता है। 2. शब्द या पद विचार। इसमें शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति और नई शब्द रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। 3. वाक्य विचार। इसमें वाक्य के अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। हमने सीखा। भाषा सामान्यतः विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे लोगों द्वारा उन्हें समझने का माध्यम अथवा साधन है। सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। वर्णों, ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सरकारी कामकाज और शासन तथा जनता के बीच की संपर्क भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।